हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार छात्रों, आज आपको सामाजिक विज्ञान के वर्णनात्मक 2 यानी जो 24 नंबर का आपके 2023 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो उसके भूगोल के पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उन सारे क्वेश्चन के बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और फटाफट करिए अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। क्या होती है इनकी विशेषताएं? तो हम जान ले बच्चा कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं, हमारी ये हेडिंग हो गई जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। तो हम पहले तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या? कि धान, गेहूं, जौ, चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होती है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। किस किस चीज के लिए? धान, गेहूं, जौ, चना, गन्ना, मटर, जिनसे निर्मित चीजों का इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में करते हैं ज्यादा। जलोढ़ मिट्टी के गठन में बलुई दोमट मिट्टी से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सूक्ष्म तथा मध्यम कणों से निर्मित होने के कारण इसमें जल देर तक ठहर सकता है। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, ज्यादातर इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में पोटास ज्यादा पाया जाता है। यह मिट्टी पीले तथा भूरे रंग की होती है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मिट्टी पर गहन खेती की जाती है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र के 45.6% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, ये तो रहा जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं पॉइंट टू पॉइंट। अब यहां लिखा है काली मिट्टी की विशेषताएं। ठीक है, ये हमारी हेडिंग काली मिट्टी की विशेषताएं। काली मिट्टी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, नमी धारण करने की अधिक क्षमता है काली मिट्टी के पास। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती है। कपास के लिए काफी उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी में ठीक है कपास का पैदावार ज्यादा होता है और पर्याप्त मात्रा में खनिज की उपस्थिति, और यह 45.60% भाग में विस्तृत है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके भूगोल में पूछा जाएगा और कई साल पूछे गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्यों ऐसा जरूरी है? मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसके 2 कारण हमें बताने हैं। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके 2 कारण बताइए। तो जल व वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत का बहकर या उड़कर स्थानांतरित होना ही मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है, बहकर या उड़कर स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। मिट्टी पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है। मिट्टी क्या है? पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है। मानव जीवन का अस्तित्व मिट्टी पर ही निर्भर है। मानव जीवन का जो अस्तित्व है वह मिट्टी पर ही निर्भर है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, ठीक है, जैसे भोजन हुआ, वस्त्र हुआ इत्यादि की पूर्ति मिट्टी के द्वारा ही होती है। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होती है? मिट्टी के द्वारा ही होती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। मिट्टी सर्वाधिक लोगों को क्या करती है? रोजगार प्रदान करती है। तथा मिट्टी पर ही विभिन्न वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीव जंतुओं को आवास व भोजन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे,
अगला कह रहा है कि भूक्षरण या मृदा संरक्षण, चाहे भूक्षरण कहो, ठीक है, भूमि का कटाव को, मृदा संरक्षण के उपाय सुझाव। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हम कैसे मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं, मिट्टी का नुकसान होने से कैसे, किस प्रकार मिट्टी को रोका जा सकता है। कुछ चीजें तो हमारे माइंड में चल रही होती हैं, बस हम उनको बोल नहीं पाते हैं। तो चीजें क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला बच्चों कि वृक्षारोपण खाली भूमि पर, ठीक है, पहला है हमारा कि वृक्षारोपण किया जाए, यानी खाली भूमि पर तथा कृषि भूमि की मेड़ों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। क्यों, हमें क्यों खाली भूमि या खेतों की भूमि के जो मेड़ बनाई जाती है, जिसको पगडंडी कहते हैं, उस पे वृक्षारोपण करना चाहिए। क्योंकि वृक्षों की जड़ें मिट्टी को संगठित कर जकड़े रहती हैं, यानी वो मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। वो मिट्टी फालतू जगह नहीं जाती जहां खेती नहीं हो सकती, वहां तक बह के नहीं जाती है। खेतों में मेड़ निर्माण, खेतों में मेड़ से पहला है कि खेतों में क्या करना चाहिए, मेड़ निर्माण करना चाहिए। खेतों में मेड़ से वर्षा द्वारा मिट्टी के बहाव से सुरक्षा होती है, इसलिए खेतों के किनारे ऊंची मेड़ बनानी चाहिए। इसलिए खेतों के किनारे क्या करनी चाहिए, हमें ऊंची मेड़ बनानी चाहिए, ताकि मिट्टी बह के पानी भर जाए तो मिट्टी कट के उस साइड न जाए, वो वहीं पर रह जाए, पानी भले जाए मिट्टी वहीं रहे। ठीक है बच्चे, अगला अब है और क्या करना चाहिए मिट्टी के कटाव के लिए। अब देखो, अगर इस रहता हमारा वर्णात्मक वन रहता तो हम दो भी रीजन लिख देते, लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं दीर्घ उत्तरी यानी वर्णात्मक 2 के, तो यहां हमें कम से कम हमने बोला आपसे 80 से 100 जाना चाहिए आपका वर्ड। तो ढालों पर सीढ़ीदार खेत, ठीक है, ये अगली हेडिंग है हमारा, ढालों पर सीढ़ीदार खेत। तो ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जानी चाहिए। जहां की भूमि ढालू है, अब वहां हम खेती कर नहीं पा रहे, तो वहां सीढ़ीदार खेती बना के, कि मिट्टी डायरेक्ट ऐसे बह न जाए, पानी पड़े तो मिट्टी दर मिट्टी सीढ़ीदार खेती बना के, जिससे कि वर्षा के दौरान मिट्टी का अपरदन न हो। अगला पशु चराई पर नियंत्रण, अगली हेडिंग है। इन हेडिंगों को ही हम तैयार कर लें, जिससे यहां तक हेडिंग हो गया। तो अब इसके बारे में हम जब सुन लेंगे, अब पॉइंट हमें याद रहेंगे हेडिंग के, आसानी से उनके अंदर हम लिख सकते हैं। तो चरागाहों में पशुओं की नियंत्रित चराई की जानी चाहिए। अनियंत्रित चराई से मिट्टी की ऊपरी सतह पशुओं के पैरों की रगड़ से उखड़ जाती है, जो वर्षा वायु द्वारा अपरदित हो जाती है। ठीक है, ज्यादा चराई से क्या होगा, वो मिट्टी का जो ऊपरी परत होगा उनके खुर से खनती जाती है, और वो बह के क्या होती है, जो उनके उपजाऊ भाग होते हैं वो बह के चले जाते हैं। अगला मृदा अपरदन का सर्वेक्षण, अगला क्या होना चाहिए, अगला हेडिंग है मृदा अपरदन का सर्वेक्षण है, ध्यान देना। तो समय समय पर मिट्टी अपरदन का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, यानी हर चीज कि कहां किस प्रकार की मिट्टी है, कहां कमी हुई है, कहां अधिकता है, इस बारे में हर चीज का, ठीक है, देखना चाहिए। यह कार्य वर्ष 1953 में स्थापित केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड द्वारा किया जाता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट आते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम बता दें, जो भी छात्र देख रहे हो, मौका है अब आपके पास, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इतना करीब है। अगर अब नहीं अपनी आप तैयारी अच्छे से करोगे तो फिर तो आपके होने से रहा। अगर आपको लगता है कि वास्तव में हमें एक बेस्ट तैयारी करनी है और एक बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से, जहां आपको देखिए कुछ ऐसे क्लास हैं जो आपसे मिस हो रहे हैं, और जो बच्चे पेड क्लास के जो बच्चे हैं वो उन सारी क्लासों का एंजॉय ले रहे हैं और अपनी पढ़ाई को बेस्ट कर रहे हैं। यहां आपको 1 से 2 क्लास मिले, बाकी सारी क्लासेस जो है ऐप पे जा रही हैं। तो पेड क्लास के बच्चे उन दोनों क्लास को देख रहे हैं, तो आपको भी अगर आप चाहते हो कि ये क्लास आपको मिले, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको मात्र 399 रुपए ही पे करने हैं, ज्यादा नहीं। 399 रुपए पे करके आप ब्रह्मास्त्र बैच क्रैश को और टॉप 100 बैच से जुड़कर आप सारे
बैच पा सकते हो, अपने सारे नोट्स पा सकते हो, वो भी हर एक सब्जेक्ट के पा सकते हो। तो देर किस बात की, अभी जाइए प्ले स्टोर में, सर्च करिए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन। क्या सर्च करेंगे? शुभम क्लासेज एप्लीकेशन सर्च करिए और वहीं पर उसे इंस्टॉल कर ऐप को ओपन करिए और फिर 399 रुपए आप पे करके आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। यदि आपको लग रहा है कि आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको यहां से पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से पेमेंट करके, करा के उसका स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी आपको सारे बैच से जोड़ दिया जाएगा और आप अपनी तैयारी करते रहोगे। जहां आपको बच्चों लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन आपके सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपसे देखो पिछले साल तो एक सेट में ये प्रश्न आ भी गया है। ठीक है, पूछ दिया था कि भारत में जो है मिट्टी के प्रकार बताइए, तो ये निबंध लिखे बात वही है, या भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। यही नीचे वाला क्वेश्चन था आपका। ठीक है, सातों सेट के एक सेट में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, लेकिन इस बार ये अच्छा हो गया कि आपको 2 ही टाइप के पढ़ने हैं। ठीक है, वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2। तो भूगोल से हर एक पार्ट से एक ही क्वेश्चन आएगा और मैं इसलिए आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप इतना ही तैयार करके रहिए। मैं 100% का वादा करता हूं कि उनमें से एक क्वेश्चन आपका होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में और करके रहेगा। ओके बच्चों, तो देखिए यानी भूगोल से भी 2 क्वेश्चन रहेगा, करना एक ही रहेगा आपको। अब हम लिखेंगे कि रासायनिक और भौतिक गुणों जैसे रंग हो, बनावट, मोटाई इत्यादि के आधार पर भारत की मिट्टी को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। पहला क्या है? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे सिंधु हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ। ठीक है, तो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। लाए गए निक्षेपों से होता है। यह मिट्टी भारत के संपूर्ण क्षेत्र के 45.6% भाग में विस्तृत है। इसकी उर्वरक क्षमता अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, वहां कृषि अधिकता की जाती है। जहां जिन जिन क्षेत्रों में, ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी कहां? 3 नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में, और जिस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है वहां खेती बहुत ज्यादा होती है और वहां धनी जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, यहां धनी तो नहीं हम जानते, लेकिन घनी जनसंख्या जरूर पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला मिट्टी है काली मिट्टी। तो इस मिट्टी को हम जो है रेगुर या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 45.6% भाग में फैली है। यह बहुत महीन कणों से बनी है, यानी जलोढ़ और काली मिट्टी लगभग बराबर मात्रा में पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी अगला हमारा है। हमको 3 बताना, लेकिन हम आपको पूरे बता दे रहे हैं ताकि आपको जो भी याद रहे कम से कम 3 वो आप लिख सको। लाल या पीली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50.6% भाग पर फैली हुई है। इस मिट्टी का लाल रंग दक्कन पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण होता है। ठीक है, और यह मिट्टी जल योजना के कारण पीली हो जाती है, और यही लाल मिट्टी जल योजना के कारण क्या होती है? पीली हो जाती है। अगली जो मिट्टी है वह है लैटेराइट मिट्टी। अगली मिट्टी का प्रकार क्या है? लैटेराइट।
तो लैटेराइट शब्द का शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लैटेराइट मतलब क्या होता है? ईंट। लैटेराइट पकी मिट्टी जिसको कह सकते हो। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? जहां का टेम्परेचर काफी हाई होता है। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण में निक्षालन प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी। तो और यह मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4% भाग में फैली है। कुछ क्षेत्रों में इस मिट्टी में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पित करके इसमें नमक बनाया जाता है। कभी कभी इस मिट्टी में जो है इसके लवण की मात्रा इतना काफी होती है कि इनको उबाल कर हम नमक तैयार कर लेते हैं। अगला मिट्टी है वन एवं पहाड़ी मिट्टी। तो यह भारत के 8% भौगोलिक क्षेत्र पर है। यह मिट्टी नदी घाटियों में दोमट और सिल्टदार होती है, लेकिन ऊपरी ढलानों पर इसकी गठन मोटे कणों से होती है। तो ये रहे मिट्टी के प्रकार जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, लवड़ी मिट्टी, पीट या जैविक मिट्टी। अब आते हैं अगला। देखो प्रश्न में प्रश्न है और हर प्रश्न अपने आप में बहुत ही बेस्ट है, देख सकते हैं। लिखा है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। खेती पर जब भी कुछ आए यही क्वेश्चन का तो आंसर है वही। क्या कृषि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। क्यों यह प्रश्न पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय आज भी क्या है? कृषि है। लेकिन भारतीय कृषि अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन होने के बाद भी उत्पादकता की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ी हुई है। जबकि खेती बहुत अच्छी है और खेती भी करने वाले लोग भी काफी है, लेकिन आजीविका का मुख्य साधन होने के बाद भी उत्पादन यहां पीछे है। यहां अभी भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों से कम है। कृषि के पिछड़ेपन तथा उत्पादन कम होने के कारण कृषि के ठीक है को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। क्या? कि खेती की वर्षा पर निर्भरता। भारत में सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण आज भी भारतीय कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। वर्षा की अनियमितता और निश्चित मात्रा का नकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। और कृषि जोतों का छोटा आकार। भारत में 51% कृषि जोते 1 हेक्टेयर से भी कम आकार की है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? प्रश्न को नोट कर लीजिए और हर प्रश्न को नोट करके आपको याद करते रहना है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? आप भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के 4 सुझाव दीजिए। तो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जो हमारी पारंपरिक खेती थी उसको मॉडर्न जो टेक्निक थी उसके द्वारा इसे अलग किया गया। इसके अंतर्गत कृषि में उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा प्रौद्योगिकी का समावेश किया गया। इन प्रयासों एवं बदलावों के परिणाम स्वरूप देश में पहली बार गेहूं का पर्याप्त उत्पादन हुआ। ठीक है, इस अप्रत्याशित वृद्धि को
अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की संज्ञा दी। हरित क्रांति की संज्ञा दी। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है और हरित क्रांति के दौरान ही वर्ष 64 से 65 में सरकार ने गहन कृषि कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत विशिष्ट फसलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी हरित क्रांति का जो संबंध है वह कृषि उत्पाद से था। ठीक है बच्चे। अब है हरित क्रांति के लाभ। हरित क्रांति के प्रमुख लाभ हैं क्या क्या, सुनिएगा। पहला, अधिक उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग। ठीक है, अधिक उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग। तो अधिक उत्पादकता वाले बीजों का भरपूर उपयोग किया गया। इससे खाद्यान्न फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारत खाद्यान्न कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हरित क्रांति के दौरान, अगला है हेडिंग, खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अब यहां लिखेंगे इस हेडिंग में कि हरित क्रांति के दौरान भारत में पहली बार खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। इससे पूर्व भारत में पारंपरिक तरीके से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, खेती का यंत्रीकरण किया गया ताकि बुआई से कटाई तक यंत्रों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। ओके, अगला है सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। तो हरित क्रांति के दौरान सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। प्रारंभ में हरित क्रांति की शुरुआत वही हुई जहां अपर्याप्त वर्षा होती थी। ठीक है, अतः स्वाभाविक रूप से सिंचाई साधनों को व्यवस्थित करना अनिवार्य भी था। ठीक है, अगला पॉइंट, बहुफसली कार्यक्रम को प्रोत्साहन। हरित क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नवीन आयाम प्रदान किया। खेती अब केवल निर्वाह के लिए न होकर व्यवसायिक दृष्टि से की जाने लगी। खेती के व्यवसायीकरण का पहला चरण हरित क्रांति को ही माना जाता है। अब बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक फसलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। तो ये थी हमारी हरित क्रांति। आगे आते हैं, हरित क्रांति को सफल बनाने के उपाय क्या क्या थे, कैसे हरित क्रांति को सफल बनाया जा सका। किसानों को उन्नत बीज उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए, उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण की व्यवस्था हो। फसलों को आपदा से नुकसान की दशा में किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति भी मिलनी चाहिए। कृषि शिक्षा तथा उन्नत तकनीक का प्रसार हो। शोध एवं अनुसंधान केंद्रों की वृद्धि की जानी चाहिए। उस पर शोध हो कि किस प्रकार खेती को बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। अगला है भारत में बॉक्साइट उत्पादन का वर्णन और इसकी उपयोगिता। सुनिएगा, भारत में बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र वितरण है। पहला, बिहार और झारखंड इस क्षेत्र से देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 36%, कितने 36% उत्पादन मिलता है। यहां ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों के रूपांतरण से, किन किन, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के रूपांतरण से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चे, रांची हुआ, पालमू, मुंगेर आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ये वो जिले हैं, चूंकि बिहार और झारखंड की बात की गई है तो इनमें ये प्रमुख जिले जहां से बॉक्साइट निकलता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये राज्य बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से प्रथम पर तथा उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडारण कहां है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्पादन में ये दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे हमारे बिहार और झारखंड आते हैं। यहां से कुल बॉक्साइट उत्पादन का 26% उत्पादित होता है। कहां से? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। और यहां बॉक्साइट उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। पहला कटनी, निमाड़, जबलपुर क्षेत्र। दूसरा अमरकंटक, बालाघाट क्षेत्र। तीसरा रायगढ़, बस्तर, दुर्ग क्षेत्र।
ये 3 क्षेत्रों से बॉक्साइट उत्पादित की जाती है। अब इनकी उपयोगिता कितनी है यह भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के 2 महत्व बताइए। गैर परंपरागत 2 ऊर्जा संसाधन क्या हैं? सुनिएगा। ऊर्जा के वे संसाधन जो दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद पुनः बने रहते हैं तथा उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें अक्षय या नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जो प्रयोग होने के बाद भी वो अभी रहते हैं। जिनमें पहला सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है। देखिए, सौर ऊर्जा के बाद भूतापीय ऊर्जा आई, ठीक है, नोट करते जाइए। तो यह सूर्य की किरणों से प्राप्त की जाती, इससे प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। भारत में इस ऊर्जा के उपयोग की ओर तेजी से सरकार का ध्यान गया है। भारत में गुजरात के पाटन में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला है भूतापीय ऊर्जा। इस ऊर्जा के अंतर्गत भूगर्भ की ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन या ताप ऊर्जा के लिए किया जाता है। और यह देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हुआ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के क्षेत्रों में ज्यादा ये ऊर्जा देखने को मिलती है। अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा इसके अंतर्गत वर्ष भर हवा के प्रवाह वाले स्थानों पर पवन चक्कियां लगाकर उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पर है। वर्तमान में भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 11,806 मेगावाट है पवन ऊर्जा। और भारत के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में है, ठीक है, जहां हवा ज्यादा चलती है उन जगह। और ज्वारी ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न की जाने वाली, सुनिएगा, ज्वार से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का दोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध का निर्माण करके किया जाता है, जिसमें ज्वार के समय समुद्री पानी एकत्र हो जाता है। इसके द्वारा टरबाइन घूमती है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। भारत में खंबात की खाड़ी में ज्वारी ऊर्जा की संभावनाएं हैं। भारत में 8,000 मेगावाट ज्वारी ऊर्जा निर्माण की क्षमता आकलित की गई है, ठीक है। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अगला हम देखेंगे, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा की अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इस पे आते हैं हम। संचार के साधनों में अब है भारत के स्थल भूतल परिवहन के साधन। तो ये सारे असंचार सेवाओं का अर्थ तथा प्रकार क्या है, ठीक है, देखिएगा। संचार सेवाओं का अर्थ तथा प्रकार बताइए। संचार सूचना का आदान प्रदान करने का एक कार्य है। व्यक्तिगत संचार और जन संचार देश में संचार के प्रमुख साधन हैं, ठीक है। संचार के प्रकार निम्नलिखित हैं। क्या क्या चीजें हैं, सुनिएगा। निजी संचार, ठीक है, निजी संचार पहला, यह 2 लोगों के बीच संदेश हस्तांतरण या प्रेषण की प्रक्रिया है। मोबाइल फोन हुआ, डाक पत्र हुआ, व्यक्तिगत संचार के ही उदाहरण है। दूसरा डाक संचार, ठीक है। पहला आता है हमारा, पहले नंबर पे निजी संचार था, दूसरे नंबर पे हमारा डाक संचार आ गया, ठीक है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बड़ा तंत्र है। भारतीय डाक नेटवर्क संचार सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार के अंतर्गत पोस्ट विभाग द्वारा संभाला जाता है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार आदि को संचालित करता है। डाक संचार को निम्नलिखित प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में बांटा जाता है। पहले श्रेणी में क्या आते हैं, कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती हैं। द्वितीय श्रेणी में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन, ये द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं। अब है हमारा अगला मेल चैनल। तो बड़े बड़े शहरों में डाक संचार में तीव्रता हेतु राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल,
व्यापार चैनल, पार्टी चैनल, दस्तावेज चैनल मार्ग अपनाए गए हैं। ठीक है, अब जनसंचार, अगला जो है अगला संचार का माध्यम जनसंचार में देख लें। यह लोगों को, बड़े समूह को एक संदेश को हस्तांतरित करने या प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके लिए कुछ प्रकार के मीडिया का उपयोग करना आवश्यक है। यह मनोरंजन प्रदान करता है और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, नीतियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट, पत्रिकाएं, किताबें, फिल्म, ये सारे क्या हैं, जनसंचार में आते हैं। तो अब ये कम्युनिकेशन हम जान गए, संचार होता क्या है। और अब अगर ये सारे क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो भूगोल का वर्णनात्मक 2 आप एकदम बेहद अच्छे तरीके से कर लोगे। आई होप इसमें से कहीं आपका वर्णनात्मक 1 भी ना तैयार हो जाए, और होगा ही, ये तो मैं कह रहा हूं और सच होगा। तो अब अगर आप चाहते हो कि सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट आपके पास मिल जाएं और हर एक सब्जेक्ट भी मिलते रहें, और एग्जाम का टाइम है, अब अगर आप लेट करोगे, अगर अब आप देर करोगे, फिर अगर देर से जग के ही क्या करोगे जब सारे चीज खो चुके होगे। तो अब आपको मात्र 399 रुपए में 3 बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश कोर्स, टॉप 100 बैच मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों बैच से आप जुड़ सकते हो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से जुड़कर। तो जाइए प्ले स्टोर में सर्च करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल करके ऐप को ओपन करिए, वहीं से 399 रुपए पे करके आप सभी बैच से जुड़ जाएंगे। और यदि आप ये 399 रुपए ऐप से पे नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिए गए नंबर पे किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी सारे बैच से आप जुड़े जाओगे। तो मैं पीयूष आर्या कहूंगा जाते जाते, अगर नहीं किया हो अपने ग्रुपों में शेयर तो शेयर कर देना, लाइक करना ना भूलना, और अभी भी शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा, गुड लक।